नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और उसका भारत से क्या लेना देना है, उन खबरों के बारे में आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं। और अब आज के मुख्य मुद्दों की ओर चलते हैं। पहला बड़ा मुद्दा, आतंक की धरती पर विदेश मंत्री की हुंकार। मैं तो ये कहूंगा कि भारत का शेर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और कुछ पलों में वहां से निकल भी आएंगे, अपनी बात भी कह डाली है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ समिट में मेजबान पाकिस्तान के अलावा भारत, चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि एससीओ मीटिंग का दूसरा दिन था और आज बड़े मुद्दों पर सारे देशों के बीच में बातचीत हुई है और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। बता दें कि सीएचजी यानी काउंसिल फॉर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक हुई है और इस बैठक में एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान दोनों को अच्छे से घेर डाला है और एससीओ के मंच पर भारत ने करारा जवाब दिया है। सीपेक प्रोजेक्ट से भारत की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, यह एस जयशंकर ने कहा और साथ ही कहा कि सहयोग के लिए दूसरों की संप्रभुता का सम्मान जो है वो बेहद जरूरी है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, ये उन्होंने जो कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन अब ग्राफिक्स के माध्यम से एससीओ में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। एससीओ समिट में भारत ने क्या कुछ कहा वो आपको बता दें कि एससीओ के एजेंडे में भारत की पहल योगदान का जिक्र, ये दीजिए, योगदान का जिक्र किया गया है। शांति विकास सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक नजरिया जरूरी है, यह उनके द्वारा कहा गया है। और सीपेक से भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। सीपेक के बारे में भी आपको मैप दिखाएंगे थोड़ी देर में। और तब देखिए, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग की बात उन्होंने कही है। फिर आगे बढ़ेंगे, आतंकवाद विरोधी मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया उनके द्वारा और आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के खिलाफ एससीओ में उन्होंने बोला कि ये इसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एससीओ का मुख्य कारण यही है, उद्देश्य यही है कि आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के खिलाफ एससीओ एक्शन ले और आपसी हितों का ध्यान रखना होगा, एस जयशंकर ने यह भी कहा। चलिए, अब आपको हम बताते हैं सीपेक के बारे में। सीपेक यानी भाई देखिए, वहां पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हम अपने बैकग्राउंड में आपको वॉल के माध्यम से वो मैप दिखाएंगे और जहां पर इनकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देखिए। ये सीपेक की अगर हम बात करें तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सीपेक के हाईवे रूट्स जो हैं वो जा रहे हैं। तो देखिए, ये चाइना है, ये भारत है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी सड़कें निकाल रखी हैं। ये देखिए, मैप को ध्यान से देखिए, नॉर्दर्न रूट, वेस्टर्न रूट, सेंट्रल ईस्टर्न रूट। ये अफगानिस्तान के पास में क्वेता से होकर ग्वादर तक ये पूरा मैप आपको मैं जो दिखा रहा हूं, वहां पर आप देखेंगे कैसे ये पूरा एरिया जो है चाइना की तरफ तक जाता हुआ और ये बिल्कुल भारत के पास आप देख पाएंगे। भारत के पास वो कैसे है वो आप देखेंगे। और अब ये देखिए, सीपेक की बात हमने आपको समझाई, जहां पर ये भारतीय हितों के लिए खतरा क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पूरा भारत का जो ताज है, भारत का ताज जो है, और उसी के चलते उसी पर ये असर उनका कि भाई वहां पर अधिकार जमाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये हमारा है, जो कि भारत को कभी स्वीकार नहीं हुआ। एक और मैप दिखाते हैं आपको, एक और मैप दिखाते हैं। चलिए, एक और मैप आपके लिए हम लेकर आए हैं। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए, ये देखिए, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, ये वो पूरी लोकेशंस हैं जहां पर पाकिस्तान से, छोड़िए पाकिस्तान नहीं, चीन जो है हर जगह अपना एक हाईवे चाहता है। हर जगह वो चाहता है कि उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां तक पहुंचे, वहां तक उसका असर जो है वो पहुंचे। और उसी के साथ साथ ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाले में भी भारत के साथ, भारत को जो खतरा है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, पूरी दुनिया में वन बेल्ट वन रोड यानी जो चाइना का मकसद है वो यहां पर देखने को मिला है, जहां पर हर जगह वो हस्तक्षेप करना चाहता है, हर जगह विस्तारवाद नीति के बारे में वो बात करे। लीजिए, बड़ी स्क्रीन पर आराम से आपको समझाने के लिए कितना बड़ा ये विस्तारवादी सोच है। जर्मनी, पोलैंड, मॉस्को, वहां से लेकर आप देखिए इस्तांबुल, उज्बेकिस्तान, यहां पर दुशानबे, हॉर्गोज, उर्मी, लांजौ, जियान, ये तो चीन
चीन के अंदर से लेकर बाहर तक। उसके बाद अफ्रीका में भी जाएंगे, आप जिबूती जाएंगे, कीनिया जाएंगे, एथेंस ग्रीस जाएंगे, इटली, बेल्जियम, वहां तक, फ्रांस तक ये पहुंच रहा है। फिर मलेशिया में, यहां तक भी इन्होंने अपना वन बेल्ट वन रोड। तो इनकी बहुत विस्तारवादी सोच है चीन की, और उसी का जो खतरा है वो भारत को भी है, क्योंकि ये अपनी विस्तारवादी सोच में भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये भारत के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। जुड़ चुके हैं संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आप देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की धरती पर भारतीय शेर पहुंचा और उन्होंने जिस बेबाकी से अपनी बात को रखा, लेकिन कई मुद्दे उठाए गए। वहां पर यह भी कहा गया कि उनका माइक उनका बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान तिलमिला गया है क्या? भारत अगर वहां पर पहुंचा है तो परेशानी तो जरूर हो रही होगी पाकिस्तान को। संजीव जी। जी देखिए, भारत का जो आतंकवाद के संदर्भ में और विस्तारवाद के संदर्भ में जो अप्रोच है बहुत ही स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है कि यदि विश्व में राष्ट्रों के बीच में सहयोग को अगर बढ़ाना है, यदि एससीओ जैसे क्षेत्रीय संगठन को और बड़ी भूमिकाएं निभानी है, अपने अपने पूरे प्रक्रियाओं को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है, तो जो आतंकवाद और विस्तारवाद जैसी जो सोच है, अतिवाद जैसी जो सोच है, उसके ऊपर लगाम लगानी होगी, उसको त्यागना होगा। और जाहिर है कि ये जो बात है हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कही, और ये जो बात है उन्होंने एक ऐसी धरती से कही है जो कि आतंकवाद का एपी सेंटर है। पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, और चाइना के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे, और चाइना के और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके वक्तव्यों को भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लगातार जो है भारत के आंतरिक मामलों के संदर्भ में अपनी बातें रखी। तो ये जो भारत का जो मैसेज है बहुत ही संकल्पबद्ध है, स्पष्ट है कि विस्तारवाद, आतंकवाद को सख्ती के साथ डील करना चाहता है, और इस संबंध में सभी राष्ट्रों से सहयोग अपेक्षित है। यदि सभी राष्ट्र ऐसा सहयोग करते हैं, यदि इस तरीके की प्रवृत्तियों को त्यागते हैं, तभी जाकर के ये पूरे क्षेत्र का, पूरे एससीओ का और पूरे विश्व का कुछ भला कर सकता है। इस तरीके की प्रवृत्तियों के साथ यदि राष्ट्र कार्य करेंगे, जिसमें कि आतंकवाद शामिल हो, अतिवाद शामिल हो और विस्तारवाद शामिल हो, तो ऐसे में जाहिर है कि विश्व में जो एक सुरक्षा का वातावरण बनेगा, और एससीओ जैसा जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है वो अपने लक्ष्यों से भटक जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत एससीओ की भावना का बहुत सम्मान करता है। भारत, शिवम जी, एक ऐसा राष्ट्र है जो कि बहुध्रुवीय विश्व बनाने की जो के संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। भारत ये चाहता है कि आने वाला जो भविष्य हो, आने वाली जो वर्ल्ड ऑर्डर हो, वो उसमें मल्टीपोलर व्यवस्था हो, जिसमें कि सभी महाशक्तियां, अनेक जो इमर्जिंग पावर्स हैं, उनका भी सम्मान किया जाए, और एससीओ इसी बहुध्रुवीय व्यवस्था को बनाने की प्रक्रिया में संजीव जी, एक बड़ा ये जो सीपेक के बारे में अगर चर्चा होती है तो ये कितना, ये जो विस्तारवादी सोच है, ये तो बड़े खुले में ये कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात करते हैं, वहां पर जैसे हमने मैप के जरिए बताने का प्रयास किया, वहां पर अगर ये सड़कें बनाएंगे तो भारत रिस्पॉन्स कैसे दे पाएगा? हम तो यहां पर बात कर रहे हैं कि सरकार आए दिन कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि हमें भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जल्दी भारत का हो जाएगा। तो क्या हम उतनी क्षमता रख रहे हैं? कोई ऐसा प्लान बन रहा है? आपको लगता है कि भाई चाइना अपनी जो विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका कोई उपाय है हमारे पास? देखिए, चाइना हो या पाकिस्तान हो, इनके साथ शक्ति के साथ ही डील करना होगा। ये जो ऐसे राष्ट्र हैं जो कि ताकत की भाषा समझते हैं, और शक्ति के साथ ही इनके साथ किसी भी तरीके का की कोई डीलिंग की जा सकती है। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना जैसा जो राष्ट्र है उसके फेस वैल्यू पर कभी भी भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से भारत ने चाइना के साथ तो बातचीत की प्रक्रिया जारी रखी है, क्योंकि चाइना भी एक बड़ी शक्ति है, भारत भी एक बड़ी शक्ति है, और जो मेजर पावर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए ताकि कोई मिसकैलकुलेशन ना हो। लेकिन पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है उसके साथ तो बातचीत भी संभव नहीं है, और ये बात भारत की तरफ से स्पष्ट है कि जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो सामान्यीकरण है, जो नॉर्मलाइजेशन है, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की चुनौती, जो आतंकवाद का जो खतरा है वो भारत के प्रति उसको पोस्ट करना बंद नहीं करता। और जहां तक चाइना का प्रश्न है,
तो देखिए ये जो चाइना और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं, इनका जो नेक्सस है वो भारत को घेरने के लिए है। और ये जो भारत को टू फ्रंट पर घेरने की स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ चाइना नॉर्दर्न फ्रंट पर भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर के वो वेस्टर्न फ्रंट पर भी अनेक तरीके की साजिशें रच रहा है। और आने वाले समय में जो पाकिस्तान का भविष्य मैं देखता हूं, उसमें ये लगता है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि चाइना के जद में पाकिस्तान लगातार आता जा रहा है। चाइना पाकिस्तान को अपने एक उपनिवेश के तौर पर विकसित करना चाहता है। जो आपने शिवम जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात पूछी है, देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 से ये आरंभ हुआ था और ये शी जिनपिंग का एक सिग्नेचर प्लान है और ये उनके द्वारा लाई गई एक योजना है और ये एक औपनिवेशिक प्लान है, एक कॉलोनियल प्लान है। इसके माध्यम से चाइना लो एंड मिडिल कंट्रीज को कर्ज देता है और जब ये राष्ट्र कर्ज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लाइव तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां पर जयशंकर जी वहां से शायद रवाना होने का समय भी हो चुका है, बिल्कुल वहां से वो निकल भी चुके होंगे और एससीओ समिट के दौरान भी जो तस्वीरें हमने वो भी देखी। लेकिन श्रीवास्तव जी एक और अगर छोटा सा प्रश्न ये पूछूं कि भाई विस्तारवादी सोच का इलाज क्या शक्ति से ही हो सकता है या फिर आपको भी विस्तार करना चाहिए, वो ज्यादा अहम है? देखिए भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सोच रही है वो विस्तारवादी नहीं है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। और भारत दूसरे राष्ट्रों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, दूसरे की टेरिटरीज को हड़पना नहीं चाहता है। भारत यूएन लेड जो चार्टर है, जो विश्व व्यवस्था है, उसका बहुत सम्मान करता है। भारत ने हमेशा से इस बात की एडवोकेसी की है कि विश्व में जो नियम आधारित व्यवस्था है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उसका सम्मान होना चाहिए। फिर सभी राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उन राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति और अपने सभी अफेयर्स को जो संचालित करने का उनका सॉवरेन राइट है, उसका सम्मान होना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए तो भारत ने जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में भी ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि सभी राष्ट्रों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। जाहिर है कि यहाँ पर इशारा रशिया की तरफ ही था और रशिया ने जिस यूक्रेन की टेरिटरी पर हमला किया वो जाहिर है कि भारत इसके पक्ष में नहीं है कि हिंसा के माध्यम से एक दूसरे की टेरिटरी को हड़प करके जो है किसी समस्या का समाधान हो सकता है। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो एक औपनिवेशिक प्लान है और एक जो औपनिवेशिक प्लान और उसके जो विस्तारवाद का जो मुकाबला है वो भारत ताकत के माध्यम से निसंदेह करेगा। चाइना की ये जो विस्तारवादी सोच है वो सफल नहीं होने दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि 2017 में जब चाइना भूटान की टेरिटरी डोकलाम में एक सड़क बना रहा था तो भारत की सेनाओं ने उनके साथ आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन किया। 73 दिनों का ये स्टैंड ऑफ चला था और चाइना को रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को बंद करने पर मजबूर कर दिया गया था। गलवान में जब चाइना ने हिमाकत की तो हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया और बड़ी संख्या में चाइना के सैनिकों को भी जाहिर है कि क्षति उठानी पड़ी। और अभी आप देखिए तो वर्तमान समय में बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने बात की कि भाई एससीओ में गए थे हमारे एस जयशंकर, विदेश मंत्री जी वहां पर गए और दो टूक भाषा में उन्होंने चेतावनी पाकिस्तान को दे दी, आतंकवाद पर सवाल खड़े कर दिए, यहां तक कि उनका माइक बंद भी कर दिया गया। लेकिन एक और मुद्दा है जो भारत को खास तौर पर परेशान कर रहा है, भारत और कनाडा के बीच तनाव। आपको बता दूं एक बार फिर से अब बढ़ चुका है और बात यहां तक आ पहुंची है कि दोनों देशों को एक दूसरे से नाता तोड़ने की नौबत आ गई है। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निकाल दिया है कि भाई अब पहली फुर्सत से आप जाइए, निकलिए यहां से, और भारत ने अपने राजनयिकों को वापस भी बुला लिया है। यह पूरा मामला शुरू हुआ पिछले साल जून 2023 में जब सिख खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। कनाडा में भारत पर आरोप लगाए गए कि भारत ने कनाडा में निज्जर की हत्या करवाई है, उसको कैनेडियन सिटीजन ये बता रहे थे, नागरिक के रूप में पेश कर रहे थे। भारत लगातार इन बातों को खारिज करता रहा है, इन बातों का खंडन करता रहा है, लेकिन एक बार फिर से कनाडा के पीएम ट्रूडो ने इस बात को उठाया है। इस क्रम में मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को संकट और गहरा गया जब कनाडा की सरकार ने भारत के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों पर इशारा कर डाला। देखिए भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात अब कनाडा कर रहा है जिसको भारत की जरूरत है। भारत को कनाडा की कोई जरूरत नहीं है। दोनों देशों में तनाव बढ़ने के बीच
कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने भारत के खिलाफ पाबंदी लगाने की संभावना को खारिज नहीं किया और कहा कि सभी विकल्प विचाराधीन हैं। जब ये बातें कही जा रही थी तब कनाडा में जर्नलिस्ट हंस रहे थे इनकी बातों पे। क्या ये मजाक कर रहे हैं कि सैंक्शंस किन पर लगाएंगे, डिप्लोमैट्स पर सैंक्शंस लगाएंगे। अजीबोगरीब बयान। यहां पर एंटी मोदी थॉट प्रोसेस वाले खालिस्तानी नेता भी वहां पर हैं, एंटी इंडिया नेता वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, इससे पहले भारत ने 14 अक्टूबर को 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा ने भारत से अपने संबंध खराब करके अपने पैरों पर एक कुल्हाड़ी मार ली है। मैं तो कहूंगा अपने ऊपर ट्रक चढ़ा लिया है, क्योंकि 1.25 लाख भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर भारत अपने छात्रों को कनाडा में पढ़ने से रोकता है तो कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड होता है, व्यापारी हैं, बहुत कुछ है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा भारतीय एजेंट्स पर लगा रहा है और यहीं से रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए हैं। हालांकि पिछले 40 सालों से कनाडा और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। चलिए अब उन 40 सालों की बात करते हैं और बताते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते आज से नहीं 40 साल पहले से ही खराब हैं। 23 जून 1985 को कनिष्क विमान हादसा हुआ था। हादसा आयरलैंड के ऊपर अटलांटिक महासागर में हुआ था। बता दें कि इस हादसे का जो शिकार है वो एयर इंडिया की फ्लाइट हुई थी और ये सबसे घातक आतंकवादी हमला था। इसमें कुल 329 लोगों की जान चली गई थी। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का जवाब माना गया था, लेकिन कनाडा इस मामले में जांच तक पूरी नहीं कर सका है और ना ही दोषियों को सजा दिलवा पाया है। मैं आशा करता हूं संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ, जो हमारे विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी मौजूद होंगे। उनसे भी कई प्रश्न पूछेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। और आप सोचिए, इस हादसे से साल भर पहले ही देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो को इस आतंकवादी खतरे की चेतावनी दी थी, मगर उन्होंने इस मामले को अनदेखा किया था। चलिए वापस इतिहास की ओर रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ श्रीवास्तव जी इस वक्त मौजूद हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को जब देखते हैं, ये तो इतिहास थोड़ा बहुत मैंने संजीव जी बताया और भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आपकी टिप्पणी जरूरी है। ये कनाडा को क्या हो गया है, क्यों ऐसा रुख इख्तियार करके बैठा है? और ये जो किलिंग्स वहां पर अगर हो भी जाती हैं, ये खालिस्तानी एलिमेंट्स तो आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं, ये तो गैंग्स की तरह ऑपरेट करते हैं, ड्रग्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान, ISI, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन मौजूदा गतिविधियों को देखते हुए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए शिवम जी, ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद नकारात्मक हैं, बेहद स्वार्थपरक हैं। और मैं आपके दर्शकों के लिए ये बताना चाहता हूं कि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो एक अल्पमत की सरकार है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसको वहां की संसद में पूरा बहुमत हासिल नहीं है और ये अन्य दलों के सपोर्ट से चल रही है। और इन दलों के सपोर्ट की प्रक्रिया में एक लंबे समय तक कनाडा की एक पार्टी है जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये एक खालिस्तान समर्थक पार्टी है और इसका जो नेता है जगमीत सिंह को और उसकी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको अपीच करने के लिए, उसकी तुष्टीकरण को करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, ताकि वो अपना समर्थन जो है जस्टिन ट्रूडो की सरकार को देता रहे। ये जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो भारत के विरुद्ध, भारत के हितों के विरुद्ध जाते हुए जो आतंकी खालिस्तान समर्थक है उनको प्रश्रय देने का कार्य कर रही है, ये उनको सपोर्ट देने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगा रही है। और ये बेहद बेवकूफ़ी भरा एक कदम साबित होगा। ये लीडरशिप पर भी डिपेंड करता है संजीव जी, जैसे कि यूक्रेन के मामले में भी देखा गया था, युद्ध में खुद को धकेले दे जाने का मतलब कि यूक्रेन चाहता शुरुआत में तो शायद युद्ध ना भी होता, ऐसी भी स्थिति थी, लेकिन दूसरे के बहकावे में आके उसने जो कदम उठाया और ट्रूडो कुछ अजीबोगरीब गलती उसी तर्ज पर करते मुझे नजर आ रहे हैं। तो चलिए वापस श्रीवास्तव जी आप पर वापस आते हैं। झूठे ट्रूडो की जितनी भी पोलें हैं वो खुल चुकी हैं और अपडेट्स जो हैं आपको बता दें कि भाई अब जो रिश्ते खराब हुए हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। संजीव जी कुछ फाइनल कमेंट्स आपसे लेंगे। देखिए, ये जो भारत और कनाडा के संबंधों में वर्तमान समय में तनाव तो अवश्य है, लेकिन ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और कनाडा के संबंधों का जो आधार है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही गहरा है। दोनों ही राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और दोनों देशों के बीच में एक विशाल डायस्पोरिक लिंकेज है
और हमारे जो 8 लाख की बिल्कुल। संख्या में जी। जो सिख हमारे भाई बहन है वहां मौजूद हैं। बिल्कुल संजय। और ये एक किसी नेता या किसी पार्टी की वजह से इन संबंधों को तनाव तो जरूर लाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन संबंधों को जी, बहुत जी। अधिक खराब नहीं किया जा सकता, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला संजीव जी, और अपनी जानकारी एनालिसिस यहाँ पर दी। चलिए, समय इतनी अनुमति देता है आपसे संवाद करने की, मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।